Hello, good evening. How are you? Hope you all are fine. And today I welcome you all on the e-educators channel. This is Nishit Ranjan, and today I am here with the day 20 class. आज 20वीं क्लास से के साथ आपके साथ हाजिर हैं. And today I am going to teach you the words power and the remaining parts of the grammar. So let's see that what we will have to read. Moving towards the words power and words power में हमें जो आज पढ़ना है that is very important and interesting thing that आज भी हम आपको 10 words power देंगे और whatever the words power concern जो भी आपको words power मिलेगा, जो भी words power पे हम चर्चा करेंगे, वो जितने भी words power होंगे वो फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत कुछ लोग का ही होमवर्क मेरे पास आ पा रहा है, सबों का होमवर्क नहीं आ पा रहा है. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई टू सबमिट योर होमवर्क एटलीस्ट. राइट, आप व्हाट्सएप नंबर पे, आप टेलीग्राम पे मस्ट ट्राई टू शेयर योर होमवर्क. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज का जो वर्ड्स पावर है वो आप नोट करते चले. द वर्ड्स पावर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. राइट, तो आज हम लोग जो वर्ड्स पावर पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला वर्ड है दैट इज लोन. LOAN, लोन. लोन मतलब होता है कर्ज, इसका मतलब होता है उधार. राइट, आप लेंथ पढ़े थे, लोन, लेंथ, रेंज. आप इसको फिर से पढ़िएगा. और लोन का जो हम एक आपको क्या बता रहे हैं, सेंटेंस बनाना बता रहे हैं. राइट, तो वो ये है, आई वांट टू गेट लोन फ्रॉम बैंक. मैं बैंक से क्या करना चाहता हूँ, लोन लेना चाहता हूँ. आई वांट टू गेट, मैं उधार लेना चाहता हूँ बैंक से. राइट. तीसरा है लॉक. LOCK, लॉक. लॉक मतलब ताला और लॉक मतलब ताला लगाना भी. ताला लगाना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ताला लगाया आपने, तो वी कैन यूज इन द टू एस्पेक्ट्स. इसका एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है. राइट, तो डिड यू लॉक द कार. अगर हम कहें कि आपने कार को लॉक करा तो क्या कहेंगे, डिड यू लॉक द कार. क्या आपने कार को लॉक करा. राइट, तो यहाँ पे डिड पहले है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क. राइट, तो नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल. द थर्ड वन इज लोनली. व्हाट इज लोनली. लोनली का मतलब क्या, मीनिंग. अभी लोग लोनली टर्म बहुत यूज कर रहे हैं. और लोनली मतलब अकेला या उदास. अकेला या उदास. लोनली का मतलब होता है या तो आप अकेले हैं या आप उदास हैं. राइट, इसका मतलब लोनली होता है. लोनली इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ लोनली का इम्पोर्टेंट क्या है अभी के समाज में, अभी के परिदृश्य में, इन द सेक्शन ऑफ COVID-19 और इन दिस पेंडेमिक, that if you feel lonely it means you are feeling anxiety or depression. Right, so it's my humble request to you all, don't feel lonely. आप कभी lonely feel ना करें, अकेला feel ना करें. and it's very important to engage. You must have to engage yourself. आप engage रहें with your friends, with your colleagues, right, with your study, and try always try to get the positive waves. Right, whatever the place is concerned, आप कहीं से भी पॉजिटिव वेव्स लेते रहें और मस्ट ट्राई टू वर्क फॉर द पॉजिटिविटी. आप पॉजिटिविटी के लिए काम करें. राइट, बट हमारा जो आज वर्ड है वो है लोनली, और हमें देखना है लोनली से एक सेंटेंस. जो लोनली का मतलब होता है वो होता है अकेला या उदास. राइट, तो अरविंद फेल्ट वेरी लोनली. चलिए एक अरविंद से सेंटेंस बना लेते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप सेंटेंस देखेंगे, अरविंद फेल्ट मतलब इसका मतलब महसूस कर रहा है. अरविंद महसूस कर रहा है, कैसा, या महसूस कर रहा है वेरी लोनली, बहुत अकेला. राइट, अरविंद फेल्ट वेरी लोनली, बहुत लोनली, व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड इन पटना. चलिए यही कर लेते हैं. व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड इन, मतलब क्या हो कि अरविंद बहुत लोनली महसूस कर रहा था. राइट, जब वो पहली बार पटना आया. राइट, वो जब पहली बार पटना आया, तो अरविंद फेल्ट लोनली व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड इन पटना. क्या है, फर्स्ट अराइव्ड इन पटना. अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ. राइट, यहाँ बता देता हूँ, मैंने लिखा
अरविंद फेल्ट लोनली, राइट? कब? व्हेन ही फर्स्ट लेफ्ट पटना, जब वो पहली बार पटना आया, है ना? फर्स्ट राइट पटना। ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, जब पहली बार पढ़ने आएंगे पटना तो आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा या फिर आप बहुत परेशान हो गए होंगे। दैट्स वी से दैट क्या है वहाँ पे फर्स्ट राइट पटना, जब वो पहली बार पटना आया तो उससे क्या हुआ, बहुत परेशानी हुई, बहुत अकेला महसूस करा, है ना? ये चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। लोनली के बाद जो हमारा वर्ड है आज का वो लूज, LOSE लूज। लूज क्या है? लूज इज अ वर्ब एक्चुअली। लूज एक वर्ब भी है, जो हमारा चौथा वर्ड है लूज, LOSE लूज। लूज इज अ वर्ब, और लूज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूज? विल यू टेल मी? लूज मतलब होता है खोना, राइट? खोना, कोई चीज आप खो देते हैं या हार मान जाते हैं, राइट? हार मान जाए, हार मान लेना, कहते हैं ना डोंट लूज योर होप, राइट? दे प्लेड सो बैडली एंड दे डिजर्व टू लूज। डोंट लूज योर होप, आप कभी अपना विश्वास नहीं खोइए। ऑलवेज ही लॉस्ट हिज व्हाट होप, वो अपना विच से होगा लूज से बना क्या? लॉस्ट, तो वो अपना विश्वास खो चुका था, राइट? तो यहाँ पे हमें लूज का यूज करना है किस तरह के तरीके से? वर्ब के तरीके से, मतलब खोने के तरीके से, मतलब हारने के तरीके से। तो देखिए कैसे यूज करते हैं इसको। कहते हैं कि कहते हैं ना कि वो इस तरह खेला, वो डिजर्व करता था हार जाना, वो पढ़ा ही नहीं तो वो डिजर्विंग था इसके लिए, किसके लिए? वो हार जाए। तो हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे खोना या हार जाना, देखिए एक टीम के लिए मैं लिख रहा हूँ, दे प्लेड, कैसा खेला? मतलब दे प्लेड का मतलब हुआ कि उन्होंने खेला सो बैडली, बहुत खराब। दे प्लेड सो बैडली, सो दे डिजर्व्ड, कह रहा है कि वे डिजर्व करते थे, डिजर्व करते थे। वो मतलब कि उन्हें वो डिजर्व नहीं बोलते हैं कि तुम डिजर्व करते हो मार खाना, तुम इतना बदमाश हो कि तुम डिजर्व करते हो, तुम डिजर्विंग हो। या फिर कोई बहुत मेहनत करता बोलते हैं तुम बहुत डिजर्विंग हो, तुम ही इसके लायक हो, कि मतलब तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो तुमको पैसा मिलेगा, तुम डिजर्विंग हो। तो इसी तरीके से हम यूज कर रहे हैं कि दे प्लेड सो बैडली एंड दे डिजर्व, वो डिजर्व करते थे, राइट? व्हाट दे डिजर्व? दे डिजर्व टू लूज, दे डिजर्व क्या करते? टू लूज, ठीक है? चलिए मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन। इसके बाद क्या है? लॉस। लूज के बाद मैंने क्या लिखा? लॉस, LOSS। लॉस का मतलब क्या है? लॉस एक नाउन है और लॉस का मतलब होता है नुकसान या हानि, है ना? लॉस इज अ नाउन और लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान या हानि, नुकसान या हानि, ठीक है? तो बोलते हैं ना कि भाई कोरोना के चलते बड़ा लॉस हुआ, ठीक है? तो क्या लिखेंगे आप? इसके चलते बड़ा लॉस हुआ, इसके चलते लॉस हुआ। तो हम जब ये कहते हैं लॉस हो गया, तो हम जैसे कोरोना के चलते लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे कि ड्यू टू COVID-19 देयर इज अ बिग लॉस, है ना? देखिए मैंने एग्जांपल बना रखा, ड्यू टू COVID-19 देयर इज अ बिग लॉस, ठीक है? चलिए मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ वन, छठे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या वर्ड है। छठा जो वर्ड है वो मेजर, राइट? मेजर, मेजर मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेजर? मेजर जो है एडजेक्टिव है। मेजर इज व्हाट? इट्स एन एडजेक्टिव। ये एक टर्म है जो एडजेक्टिव है। मेजर का मतलब क्या होता है? प्रधान, बड़ा, क्या कहते हैं? प्रधान या बड़ा, राइट? प्रधान या बड़ा। जब हम मेजर, जब कहते हैं ना बहुत मेजर इशू आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ही इज सफरिंग द मेजर प्रॉब्लम। माइनर और मेजर, माइनर मतलब छोटा प्रॉब्लम, मेजर मतलब बड़ा प्रॉब्लम। तो व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम, जब एक बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मेजर कहते हैं। मेजर मतलब
बड़ा प्रॉब्लम, ही इज अ मेजर, तो कहते हैं ना ये मेजर है, मतलब ये इसका प्रधान है, तो दैट द थिंग इज व्हाट कि ये बड़ा है ना, जो बड़े प्रॉब्लम की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं मेजर, दे आर मेजर प्रॉब्लम्स विथ। अब कह रहे हैं कि भाई पटना में अगर आप मॉल में चले जाओ, पार्किंग का एक बड़ा समस्या है, ऐसा कहते हैं, वहां चले जाओ उसके पास गाड़ी का साइकिल पार्किंग का जगह ही नहीं, बड़ा समस्या है, बहुत प्रॉब्लम होता है, पता नहीं साइकिल कहाँ चला जाएगा, गाड़ी कहाँ चलेगी, डोंट नो अबाउट इट। तो वंस वी से दैट, तो वील हैव टू यूज इट अ मेजर, राइट, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मेजर यूज करते हैं बड़ा समस्या के लिए, तो यहाँ बड़ा कुछ भी करने के लिए मेजर, तो यहाँ पे मेजर है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम, there is a major problem of parking in PNM in पटना, सिंपल पटना में, पूरे पटना में घूम, राइट, PNM मॉल में कह सकते थे, इन पटना और व्हाटएवर इन PNM मॉल, so that we can write, we can consider like this. Moving towards the seventh one, मैं इसको मिटा रहा हूँ और चलता हूँ सेवेंथ वर्ड की तरफ। Now moving towards the seventh word, आज का देखते हैं सातवां वर्ड क्या है हमारा। आपका काम सिर्फ यही है कि हम इस तमाम वर्ड को कम से कम एक दिन में 2 वर्ड 3 वर्ड को हम प्रैक्टिस में लाएं। लिखवा देना वर्ड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट टू रिकॉल these words and need to utilize these all words in your daily conversation. Once you started practicing these all words, you can make your English better. So the need is what to practice these all words. Without practicing, nobody can help you. Means even I can't help you. Practice is more important, and it is say that practice makes a man perfect. So you will have to do practice, and really, if you do better practice, you can learn better English. Right? I am speaking over here just because of my practice. Right? You want to improve yourself, you will have to do practice. You must try to speak in the front of colleague. You must try to go somewhere, try to do practice, and practice. Only practice is important, right? So let's move towards the next. At 7th is mark. इधर mark है, निशान है। तो mark का मतलब निशान, दाग। mark का मतलब नंबर भी होता है, बोलते हैं ना कितना मार्क्स है, तो नंबर या निशान कहते हैं। राइट, नंबर या निशान या दाग भी कह सकते हो उसको, दाग है, राइट। तो वी कैन, जो भी आप कहें, तो देयर इज अ कट मार्क्स ऑन द चेक, देयर इज अ कट मार्क ऑन द हेड, ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे सर पे क्या है, कट मार्क है। देयर इज अ बर्न मार्क ऑन द किचन टेबल, चलिए आदमी को नहीं जला रहे, टेबल को जला दे रहे, तो चलिए वहां पे क्या लिखेंगे, there is a burn mark on kitchen table. किचन टेबल पे क्या है, बर्न मार्क, जले का निशान। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट। आप कहीं शॉप में गए और वहां पे एक जले का निशान है, तो आप क्या कहेंगे कि जो टेबल मैं ले रहा हूँ इस पे जले हुए का निशान है, इज अ बर्न मार्क है, राइट। तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, आई कांट परचेज दिस बिकॉज देयर इज अ बर्न मार्क ऑन दिस। हम लोग जाते हैं ना कुछ, अरे ये तो टूटा हुआ है, कट मार्क है, इज अ कट मार्क, स्क्रैच है, राइट। तो हम क्या कहते हैं, स्क्रैच है, मतलब कहीं वो होता है। लेकिन अगर टेबल वेबल क्या है, वो मार्क आ जाता है, दाग आ जाता है, तो कहीं हेड पे मार्क है, तो कहीं कुछ, हर कहीं पे भी मार्क हो सकता है, कहीं पे दाग हो सकता है। तो मैंने एक सेंटेंस इसके लिए बनाया, राइट, एंड यू विल हैव टू मेक अनदर सेंटेंस अबाउट। मूविंग टुवर्ड्स द 8th वन, मार्जिन। ये आपको खुद करना है, मार्जिन पे आपको सेंटेंसेस बना के भी भेजने हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है, चौथाई इसको कहते हैं, हाशिया, किनारा बनाना, बोलते हैं ना कि लेट्स टेक मार्जिन। इफ यू राइट समथिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉपी, ट्राई टू कीप सम मार्जिन, राइट। टेक बोथ साइड मार्जिन, दोनों साइड मार्जिन लेना है, राइट। टेक मार्जिन व्हेन यू मूव ऑन द रोड, थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो। Take a margin when you ride bike, right from the another bikers. एक बाइक अगर चला दूसरे बाइक से क्या दूरी बना के रखो, मार्जिन लेके चलो।
राइट। तो हम किनारा बनाना कह सकते हैं उसको, साइड लेना या किनारे किनारे चलना या फिर किनारा छोड़ना। तो दैट वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द मार्जिन। आपने क्लास में अपने टीचर से बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप कि मार्जिन छोड़ दो। क्लास में जब लिखते हैं तो सटा के नहीं लिखते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं। तो आज आपको मार्जिन से सेंटेंस बनाना है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, यू विल हैव टू कंप्लीट इट। तो मार्जिन का मतलब यही होता है किनारा, हाशिया बनाना, राइट। चलिए, नवा जो हमारा मैसिव, जैसे हम लोग पढ़े थे मैसिव, इससे पहले हम लोग एक पढ़े मेजर। मेजर मतलब प्रधान और बड़ा। मैसिव का मतलब क्या है? इसका मतलब भारी, विशाल, राइट। मैसिव क्राउड, मैसिव, मेजर क्राउड नहीं बोलेंगे वहां पे, मैसिव क्राउड बोलेंगे। जब क्राउड की बात करेंगे तो मैसिव बोलेंगे, एक बड़ा भीड़। देयर इज अ मैसिव क्राउड, राइट, इन द नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन, राइट, इन पटना, गांधी मैदान। वहां पे when नरेंद्र मोदी came in पटना, there is a massive crowd, there is a massive people came। मतलब कि जब नरेंद्र मोदी पटना आए तो वहां पे क्या था? बहुत भीड़ था, एक विशालकाय भीड़ थी वहां पे। तो दैट वी यूज मैसिव इन दैट कंटेक्स्ट। तो मैसिव का मतलब भारी, विशाल, जो भी आप यूज कर लें, भारी, विशाल, इट्स मैसिव, है ना। तो कुछ में भी आप मैसिव यूज कर सकते हैं, उसका मतलब होता है भारी या विशाल। अब विशाल और भारी कहाँ यूज करना है? इट्स अप टू योर सेंस। भारी, विशाल, इसका मतलब हो गया विशाल, बड़ा, है ना। हर हाउस इज मैसिव कह सकते हैं, उसका घर बहुत बड़ा है, राइट। हर थाउट इज ब्रिलियंट, तो वहाँ ब्रिलियंट चलेगा। लेकिन जब घर की बात हो, कोई स्पेस हो, लोगों की बात करें, तो वहाँ पे मैसिव का हम यूज कर सकते हैं, दैट वी कैन यूज मैसिव, राइट। तो क्या लिखेंगे? हर हाउस इज मैसिव, राइट। आज का आखिरी वर्ड, मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? मैनर को हम कैरेक्टर भी कहते हैं, इसको हम ढंग भी कहते हैं। ढंग, इसका मतलब रीति भी होता है ना। इसका मतलब शैली भी होता है। और क्या हो सकता है? इसका मतलब अंदाज भी हो सकता है। इसका मतलब जैसे भी आप ले, your manner is not good, you are mannerless, right? You will have to perform good manner, you will have to show the good manner, मैसेज कर सकते हैं, right? You must try to do better, right? Better thing, ऐसे हम मैनर को कर सकते हैं। She impressed everyone with her manner, क्या लिखेंगे? She impressed everyone with her performance. She impressed everyone with her manner. वे अपने अंदाज से सबों को क्या कर दी? इम्प्रेस्ड कर दी, है ना। उसने अपने अंदाज से सबों को इम्प्रेस कर दिया। तो क्या बोलेंगे? शी इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हर मैनर। वो अपने अंदाज से सबों को इम्प्रेस कर दी। तो ये हो गया हमारा, दैट इज द सेक्शन ऑफ वर्ड्स पावर। ये वर्ड्स पावर का सेक्शन हो गया। आज हम लोग ग्रामर के सेक्शन को रिमूव करते हैं और जल्दी से ग्रामर पढ़ते हैं कि ग्रामर में क्या पढ़ना है, राइट। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, मैं इसको मिटा रहा हूँ और देखता हूँ कि ग्रामर में क्या पढ़ना है, राइट। चलिए देखते हैं कि ग्रामर में क्या पढ़ना है। और तो चलिए ग्रामर के सेक्शन को देखते हैं और ग्रामर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हम लोगों ने ये जाना था कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो ये बताता है कि काम कब हुआ? पास्ट में हुआ, राइट। वो कंप्लीटेड इन द मोर पास्ट, एक्सट्रीमली पास्ट। इसमें क्या पढ़ा था? ये काम कब होता है? लिटिल पास्ट में एक होता है और एक होता है सिंपल पास्ट। मतलब हमारे पास 3 पास्ट की कैटेगरी बनी। इसमें हम कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब वो कंप्लीटेड इन एक्सट्रीमली पास्ट, और जिसको मोर पास्ट भी कहते हैं, मतलब कि बहुत पहले,
है ना। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जब या हम इसको बोलते हैं, तो इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात ये दिमाग में रखा जाता है कि ये जब हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं तो इसकी हिंदी पहले सुन ले। इसकी हिंदी ये होती है कि मतलब कि अगर आप लिटरली कहीं पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा टीचर के द्वारा कि कहा जाता है कि जो हो चुका था, ऐसा हो चुका था, जहां पे चुका था चुकी थी का जोड़ हो। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हम कभी चुका था चुकी थी पे जोड़ नहीं देना है। हाँ, समझने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी से समझ सकते हैं कि जिसके अंत में चुका था चुकी थी रहे, हम उसे क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। लेकिन हमें थोड़े से कंसिडरेबली पढ़ाई करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा तीनों में डिफरेंस। जैसे मैंने, आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में पढ़ाते हुए कहा था कि एक ऐसा टेंस है जो साधारण तरीके से कंप्लीट बातें करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने उस पिछले वीडियो में भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो एक पढ़ाते समय एक चीज ध्यान रखना था, मैंने ये कहा था कि अगर हम इसके सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बाद पर ध्यान दें, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस पे सिर्फ ध्यान दे तो ये क्या है। और अगर इसी तरीके से एक सेंटेंस लिख दें, यहीं से चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं ये लिख दूं कि सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, मतलब कि वह अपना काम खत्म कर चुकी थी। इसकी हिंदी यही होगी, वह अपना काम खत्म कर चुकी थी। लेकिन अगर हम ये लिखें सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर वर्क, तो इसका मतलब ये हुआ अपना काम कंप्लीट करे, अपना काम खत्म कर ले। इसका मतलब ये वही हुआ। इसका मतलब क्या होता है, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। बस यही एग्जांपल से आपको समझ लेना है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पे मैंने कहा सी कंप्लीटेड हर वर्क, और यहाँ पे मैंने कहा सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ये तीन एग्जाम्पल है हमारे पास इस पर्टिकुलर टेंस को समझने के लिए। अगर फिर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये तीन टेंस समझना है, और इसमें मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों पढ़ा जाए। वही पास्ट परफेक्ट टेंस इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन आवर इंग्लिश ग्रामर। क्यों पढ़ा जाए, फिर क्या पर्पस है? क्योंकि ये तीनों तो पास्ट ही बता रहे हैं। इसका हिंदी हो गया मैं वह काम कर चुकी थी, इसका वह काम करी, वह काम कर चुकी है। तीनों में मतलब काम कर ली भैया, तो फिर क्यों बोले हम पास्ट परफेक्ट? तो कहा जाता है कि जब हम इतने ही लिखते हैं इस टेंस में, इफ यू राइट ओनली दिस, देखिए अब यहीं पे क्लियर हो रहा है। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं तो ये टेंस ट्रीट हो जाता है किसके तरह, इसके तरह, सिंपल पास्ट की तरह। इट मींस दिस टेंस विल रिएक्ट लाइक एज ए सिंपल पास्ट, ये रिएक्ट करने लगता है सिंपल पास्ट की तरह। इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें क्लाउज जोड़ना होता है या इसमें हमें टाइम जोड़ना होता है, राइट। अगर हम इसमें क्लाउज जोड़ लें या टाइम जोड़ लें तो हमारा ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होगा। जैसे हम हिंदी में बहुत बार बोलते हैं कि यार पता है हम जब स्टेशन पहुंचे ना ट्रेन चली गई थी, बहुत देर से मेरे पहुंचते पहुंचते ट्रेन चली गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पता है वो मर चुका था, ठीक है। मेरे पहुंचने के बाद वो जा चुका था, मेरे जाने के बाद वो क्या हो चुका था, वो सो चुका था। तो हम ऐसे सेंटेंसेस का बहुत यूज करते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। या ये भी बोलते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो वो जा चुका था, जब तक मैं उसे प्रपोज करता तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, राइट, कि क्या बताएं भाई बातचीत में कि अरे पता है उसका तो शादी हो गया, जो भी XYZ आप नाम ले लें, तो उसकी शादी हो गई। जब तक मैं उसको प्रपोज करता तब तक तो उसकी शादी हो गई थी, राइट। तो ये क्लाउज वाला सेंटेंस है, मतलब कि यहाँ पे दो काम हो रहा है और एक के काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, राइट। तो एक काम होने के बाद दोनों काम कंप्लीट ही हो रहा है, लेकिन एक के होने के बाद दूसरा हो रहा है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस का जब यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। या अगर ये कह दें कि मैंने ये काम 2005 में कर चुका था, तो अगर हम 2005 लगा दें यहाँ पे, तो सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क इन 2005, तो ये सेंटेंस बिल्कुल पास्ट परफेक्ट का है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो दो काम करना है, या पास्ट परफेक्ट लिखते समय इसमें टाइम लगा देना है, या पास्ट परफेक्ट लिखते समय इसमें क्लाउज लगा देना है। इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए पास्ट परफेक्ट का पढ़ना जरूरी है। अगर ये पर्पस नहीं हो तो जरूरत ही नहीं है इसको पढ़ने का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द पर्पस व्हेन यू रीड पास्ट परफेक्ट टेंस,
राइट, दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर ओवर हियर। इसीलिए कहा जाता है कि दिस पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस इफ यू ओनली राइट सब्जेक्ट हैड भी थ्री ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है अगर आप सिर्फ यही लिखते हैं। फॉर कंप्लीटिंग दिस यू विल हैव टू, अगर आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, तो यू विल हैव टू राइट व्हाट, यू विल हैव टू राइट टाइम और यू विल हैव टू राइट क्लास। तो दैट इज द सिंपल परसेप्शन हो गई है, ये सिंपल परसेप्शन है। और अगर ये परसेप्शन हमारा काम कर गया, तो अगर ये समझ में बातें आ गई, तो हम आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यही है। अब हम तीन स्ट्रक्चर है सिर्फ, ये जल्दी से तीन स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इस तीन स्ट्रक्चर के बाद हमारा काम समाप्त हो जाता है, ताकि पास्ट परफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तीन स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा और तीन स्ट्रक्चर के साथ साथ, क्योंकि हम डेफिनेशन एग्जाम्पल तो बता ही चुके हैं, तो तीन स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं A1 बिफोर A2। A1 A2 क्या है ये समझना है। A1 जो कहता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है, पास्ट परफेक्ट। और A2 किसको डिनोट कर रहा है, ये सिंपल पास्ट को। और बिफोर का मतलब क्या होता है पता है आपको, पहले। बिफोर का मतलब पहले, इसका मतलब होता है पहले। अब देखिए यहां पे क्या शुरू होता है। अब मतलब जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही बना। उसके बाद बना बिफोर, है ना, चलिए उसके बाद क्या बना बिफोर, उसके बाद बना फिर यहां पे प्लस कर लेंगे, उसके बाद बना सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस में हमें इसी फॉर्मेट पे अपने एग्जाम्पल को सेट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सेट करते हैं। लिखते हैं द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट बहुत कॉमन हो जाता है। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड है तो यहां क्या लिखेंगे, हैड डाइड, राइट। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यही हमारा एक फॉर्मेट के बाद देख लीजिए, बिफोर द डॉक्टर केम। क्या कह रहे हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसकी हिंदी क्या हुई, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए ये चुका था आ रहा है ना, बिफोर मतलब पहले और डॉक्टर केम, तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर। हम जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो यहीं से करेंगे, डॉक्टर के आने के पहले, आफ्टर भी लगाएंगे तो इधर से करेंगे, यही टेक्निक है। तो क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मरने का काम यहां समझना है किसका हो रहा है, तो पहले रोगी मर रहा है उसके बाद डॉक्टर आ रहा है। तो लेकिन कहते कैसे हैं कि भाई डॉक्टर जब तक पहुंचता तब तक रोगी तो मर चुका था, मरा कौन पहले, तो रोगी मर गया, बाद में डॉक्टर आया। इसी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम दूसरा सेंटेंस आपको बता दें। योर यंगर ब्रदर, चाहे ऐसा बनाते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, क्या, आई रीच्ड, कहां पे पहुंचे, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ऑब्वियसली ट्रेन और स्टेशन का ही रिश्ता है, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड। I reached where? I reached the station. होगा spelling. Reached station. Clear? हाँ, अब यहाँ क्या कर रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ट्रेन, हम बाद में स्टेशन पहुंचे, ध्यान देना है यही बात पे कि मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ, ट्रेन पहले खुल चुकी थी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो अब ये सेंटेंस बोलना होगा इसका, तो ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, तो यही हमारा। तो चलिए इसमें और आप सेंटेंस एग्जांपल बनाइएगा। अब हमारा जो दूसरा एग्जांपल है इसको मैं मिटा रहा हूं, जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है। यहाँ पे तो ये ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक बहुत साधारण सा स्ट्रक्चर है जो पढ़ लेना है, इसके बाद ये सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, चूंकि पता नहीं फिर कब खत्म हो जाए अपना वो लाइट वाइट, नोबडी नोज अबाउट इट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट में। दूसरा क्या है हमारा, A2 आफ्टर A1,
A2 आफ्टर A1। A2 क्या होता है? सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, इसके बाद आफ्टर, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद, है ना। आफ्टर का मतलब बाद। तो चलिए इस पे सेट करते हैं एक एग्जांपल। देखिए क्या है, माई, चलिए वहां जो यंगर ब्रदर बोल रहे थे लिख देते हैं। माई यंगर ब्रदर स्लेप्ट, राइट। माई यंगर ब्रदर स्लेप्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड, आफ्टर I had reached home, है ना। तो क्या है, मेरे घर पहुंचने, मेरा भाई सो चुका था, या इसको कैसे कहेंगे, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरा भाई सो गया। मेरे घर पहुंचने के बाद मेरा भाई सो गया। तो पहले घर कौन पहुंचा? मैं पहुंचा। उसके बाद मेरा भाई सोया। तो मेरा काम पहले कौन था? आई हैड रीच्ड होम, पहले मैं घर पहुंचा, उसके बाद मेरा भाई सोया। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक्शन पहले कौन हुआ? तो एक्शन पहले ये हुआ, मेरे घर पहुंचने के बाद, है ना। जब मैं घर पहुंच चुका था उसके बाद मेरा भाई सोया, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब मैं घर पहुंच चुका था उसके बाद मेरा भाई सोया। ये सिंपल है। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, दैट विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। You answered, you answered, ठीक है। After I had asked question, after I had, after I have question, after I had asked, ये होना चाहिए, I had asked question probably, है ना। तो यहाँ पे I had, उसके बाद क्या, asked क्वेश्चन, ठीक है। आई हैड आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है कि मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद तुमने आंसर किया। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ चुका था, उसके बाद तुमने आंसर किया, राइट। तो मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद तुमने आंसर किया, तो क्या लग गया, आफ्टर लग गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर था, A2 आफ्टर A1, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। द थर्ड वन इज व्हाट, यहाँ पे लिख दूं, चलिए पेपर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये आखिरी हमारा, इसमें लास्ट। थोड़ा जल्दी पढ़ाने का कारण ये है, फास्ट लिटिल बिट, बिकॉज जो नेटवर्क होता है यहाँ का ना, पता नहीं शाम में क्या हो जाता है, 6 o'clock that I am unable to understand. That's why I want to teach you as soon as possible. थर्ड वन, कि भाई रोज क्लास हैम्पर ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा हमारा जो है थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा व्हेन। क्या लगाता हूँ, व्हेन, जब, क्या, व्हेन A2 प्लस A, क्या होता है, व्हेन A2 प्लस A1। जैसे व्हेन हो गया हमारे पास, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस चला, उसके बाद हुआ A2 का क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, यही स्ट्रक्चर है, इसी का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बता रहे हैं व्हेन अमित प्रपोज्ड नेहा। ठीक है, व्हेन अनिल प्रपोज्ड, क्या कर रहा है, प्रपोज करते हैं। नेहा को बदल देते हैं, बुरा मान लो, सुबह है ना। व्हेन अनिल प्रपोज्ड सुरभि, शी हैड मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी, शी हैड। सिंपल है, जब
अनिल ने उसे प्रपोज किया, सुरभि की शादी हो चुकी थी, है ना, उसका काम पहले हो चुका था, कौन सा, शादी करने का, प्रपोज बाद में कर रहा है, ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ। व्हेन आई रीच स्टेशन ट्रेन हैड गॉन, क्या कहते हैं, व्हेन आई रीच स्टेशन, the train had gone, right? तो जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम एक सेंटेंस को 3 तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर होगा तो अलग अलग सेंटेंस भी होगा, एक सेंटेंस को हम 3 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कल अगला डिफरेंशिएशन करेंगे, अगला पढ़ाई पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।